अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे खिताब करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आपको आपके मुल्क के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप भी जानते हैं, लेकिन आप कभी मानेंगे नहीं, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप कभी यह कबूल नहीं करेंगे कि ये चीजें हो रही हैं आपके मुल्क में। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो निकाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे। वो फॉल्ट लाइंस यानी कि दरारें जो हैं पाकिस्तानी कौम के बीच में, शिया सुन्नी की, अहले हदीस की, सेवनर्स की, ट्वेल्वर्स की, देवबंदी की, बरेलवियों की, इसके बारे में तो पाकिस्तानी आप लोग बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और आपने बोला कि हम मुसलमान हैं, हम एकजुट हैं, हम मजबूत हैं, हम एक हैं, और ये सब साजिशें हैं। ये साजिशें हैं CIA की, मोसाद की, NDS की। ये साजिशें हैं रॉ की, हिंदुत्व के आउटफिट्स की। जितने मुंह उतनी बातें। पहले ये देख लीजिए कि उस वीडियो में मैंने बोला क्या था। काफिर काफिर, शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या RSS ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर, शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे, इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? तो साहब, जब उनको पता लगा ज़रब-ए-अज़्ब हुई, जब लॉन्च हुआ ज़रब-ए-अज़्ब, तो उनको लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा हमारे फॉल्ट लाइन में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा डाउन प्ले कर दिया। अब सऊदी अरब ने जब हाथ पीछे खींच लिया तो नारेबाजी सब हो गई बंद। सऊदी अरब दोबारा पैसा देगा, फिर से काफिर काफिर, शिया काफिर। कहाँ जा रहे हैं शिया, कहाँ भाग के जाएंगे? देखा दोस्तों आपने मैंने क्या बोला था उस वीडियो में। अब आप एक और वीडियो देखिए जो कराची से आया है, फिर मैं आगे अपनी बात आपसे रिज्यूम करता हूं। पंजाब वाले, ये पंजाब वाले, ये मातम वाले। दोस्तों देख लिया आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने ये बोला था कि पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस हैं, खास तौर से शिया सुन्नी के बीच में। तो आप लोग बड़े गुस्सा हो गए साहब। आपने बोला कि ये मेजर है, यही है फसाद की असली जड़, यही है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है, यही है बुरा आदमी, इसके खिलाफ FIR करो, इसके खिलाफ केस करो। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, UK में भी। और किसी भाई ने तो फोन करके US से ये भी बोल दिया कि अब मैं वॉशिंगटन DC में तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। अरे भाई, एक बात बताइए मुझे, ये जो रैली थी ये किसने करवाई? ये काफिर काफिर, शिया काफिर मैंने दिया ये नारा? ये शियाओं के मसाजिदों में जाके ग्रेनेड से उनको उड़ाना, उनके साथ कत्ल गारत करना, बसों में शियाओं को मारना, शिया डॉक्टर्स को मारना कराची में, ये मेजर गौरावारिया का करना है कि आप लोगों का करना है? दो तीन बातें मैं आपसे कहता चलूं यहां पे। अहले सुन्नत वल जमात जो है वो तो पाकिस्तान में बैंड है। अगर वो पाकिस्तान में बैंड है आउटफिट, तो इतना बड़ा प्रोसेशन कैसे कराची में पॉसिबल है? लाखों दर लाखों लोग, सारे के सारे सुन्नी, सड़क पे उतर आए और एक आवाज में चीखने लगे, काफिर काफिर, शिया काफिर। ये बात हुई कैसे? दोस्तों, ये जो आउटफिट है ना अहले सुन्नत वल जमात जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका ऑफिस एक दिन बंद करती है पुलिस, अगले सुबह फिर इसका ऑफिस खुल जाता है। और ये बैंड आउटफिट है, प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट है, यानी कि पाकिस्तान में इस तंजीम का हिस्सा होना गुनाह है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन फिर भी इसके जब ऑफिस बंद होते हैं, अगले दिन खुल जाते हैं। आप जरा पूछिए अपने हुक्मरानों से, इमरान खान से पूछिए, कमर जावेद बाजवा साहब से पूछिए कि साहब कौन है जो अहले सुन्नत वल जमात के ऑफिसेज अगले दिन खुलवा देता है? 24 घंटे बंद नहीं रहते ऑफिस। आप लोग कहते हैं भारत की साजिश है, हिंदू की साजिश है, और यहूदियों की साजिश है, अमेरिकनों की साजिश है, सबकी साजिश है। सिर्फ आपके हुक्मरानों की साजिश नहीं है, उसके अलावा सबकी साजिश है। दूसरी चीज, कराची के बीचों बीच ये कैसे मुमकिन हुआ? सोचिए जरा। कराची के बीचों बीच सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और दुनिया के जो टॉप 10 शहर हैं उसमें से एक का नाम है कराची। कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? एक छोटा सा हिंट देता हूं।
जरा लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज साहब से पूछिएगा, जो 5 कोर कमांडर है कराची में बैठते हैं, उनसे जरा पूछिए कि साहब इसकी फंडिंग कहां से आई, कहां कहां पे पानी के पॉइंट लगाए गए कि लोग आराम से पानी पी सकें, कहां कहां पे उनको स्नैक्स के डब्बे दिए गए, नाश्ते के डब्बे दिए गए, कहां कहां पे, वो लोग कौन थे, वो गाड़ियां कौन सी थी, वो एसयूवीज कौन सी थी जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए थे सादी ड्रेस में, वर्दी नहीं पहनी थी उन लोगों ने, सादी ड्रेस में, ये लोग कौन थे जरा पूछिए हुमायूं अजीज साहब से। उनको लगता है कि जो भी वो करते हैं हमें कुछ पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता, हमारे भी दोस्त हैं पाकिस्तान में, और वो जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं वतन परस्त हैं, वो हमसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से परेशान हैं, मोहब्बत तो करते हैं अपने मुल्क से लेकिन परेशान हैं। तो आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। ये जो आप मुझसे कहते हैं ना वीडियो रिलीज होने के बाद कि हम एक हैं और आप हमें डिवाइड करने, हमें बांटने की कोशिश मत करिए, हम अलग कभी नहीं हैं, हम एकजुट हैं, एक मुट्ठी, 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो मुट्ठी। बड़ी लंबी सी शायरी भेजी थी किसी पाकिस्तानी ने, बड़ा भला आदमी था वो। क्या हुआ, ये लोग आए कहां से, लाखों पाकिस्तानी है, सब के सब आपके एनडीएस के, मोसाद के, सीआईए के रॉ के एजेंट हैं, सब के सब। ये आम पाकिस्तानी है जो सड़क पे हैं। ये क्यों आए, ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के ये जियाले नहीं हैं, ये वर्कर्स नहीं हैं उनके, ये आम पाकिस्तानी हैं जो सड़क पे आए थे क्योंकि आप शियाओं से नफरत करते हैं। ये बात सच है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश भी कर लेगा तो कितनी साजिश कर लेगा, क्या कर लेगा। अब दोस्तों एक बात जरा सोचिए, लश्कर जांगवी, सिपाही साहबा, अहले सुन्नत वल जमात, ये जो आउटफिट्स हैं आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने बनाई हैं, ये अमेरिका ने बनाई हैं, ये इजराइल ने बनाई हैं आपके खिलाफ साजिश करने के लिए, आपके खिलाफ खड़ी करी कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो जाए। आपके खुद के जर्नल ये कह रहे हैं कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की, ये लोग हैं जो पाकिस्तान की दिफा करेंगे। ये आपके मुल्क की सच्चाई है। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं और आप बोलते रहिए झूठ अपने आप से कि हम एक हैं, हम आपस में लड़ते नहीं हैं, हम सब भाई हैं। आप ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे का गला काटते हैं। यही आपकी सच्चाई, आपके मुल्क की सच्चाई है और ये आपकी फौज ने कर रखा है। ये जनरल साहब जो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये किसके एजेंट हैं, सीआईए के, मोसाद के, एनडीएस के कि रॉ के। जरा पूछिए जनरल साहब से कि जनरल साहब आपको किसने पैसे दिए। और जो आपकी आउटफिट्स हैं, सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, फिर से कराची में सर उठा रही हैं। थोड़े समय के लिए अमन हुआ था कराची में, लेकिन फिर कराची उसी डगर जा रहा है। और इसमें आप लोगों ने जो कुरान का तर्जुमा करा है अपने सरों में, जो मौलवी हैं ना जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, अगली बार जब मस्जिद में जाएंगे तो मौलवी से पूछिएगा कि कुरान शरीफ में लिखा क्या है, पूछिएगा किस पन्ने में शिया और सुन्नी लिखा है, पूछिएगा मौलवी से। कुरान शरीफ की कौन सी आयत है जो बात करती है देवबंदी और बरेलवी की, जरा ये भी पूछिएगा। फिर मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के कि मैंने मौलवी साहब से बात करी थी और मौलवी साहब ने ये बोला है कि इस सफ़े पे, इस पन्ने पे, इस आयत में लिखा है कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा पढ़ा है, अरबी मुझे आती नहीं। कुरान शरीफ में तो ऐसा नहीं लिखा कि ये शिया, ये सुन्नी। ये पॉइंट्स कहाँ से हो रहे हैं पता है आपको? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। जो ये आप ड्रामा देख रहे हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और जाइए तुर्की के नज़दीक, वो एर्दुगुल गाजी बहुत पसंद है ना आपको टीवी सीरियल, या कराची की सड़कों में एर्दुगुल गाजी ही चल रहा है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा। ईरान के पास जाएंगे ना आप, मलेशिया के पास जाएंगे, यही ड्रामा आपकी सड़कों पे होगा। आपको क्या लगता है पैसे अब्दुल से लेंगे और गाना रफसंजानी का गाएंगे? ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। पैसा लेना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, वरना कराची की सड़कें ये लोग फिर लाल कर देंगे और आपके हुक्मरान आपकी दिफा में कभी खड़े नहीं होंगे। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपके कौन कौन से जर्नल के बच्चे
बाहर पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपके जर्नलों के डबल डबल पासपोर्ट्स हैं, डुअल सिटीजनशिप्स हैं आपके जर्नलों की। रिटायरमेंट होने के बाद वो पकड़ लेते हैं दूसरी सिटीजनशिप, फट से जिस दिन रिटायर हुए अगले दिन अप्लाई कर लेते हैं, उनको मिल भी जाती है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 महीने की आखिरी तारीख में वो रिटायर हुआ उसी दिन उसने फैसला करा। ये तो कई सालों से उसके दिमाग में चल रहा होगा जर्नल के आपके, कि मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल करनी है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हासिल करनी है। और एक बात बताइए, आपका रिटायर्ड जनरल, उसको इतनी आसानी से अमेरिका की, कनाडा की शहरियत क्यों मिल जाती है? वो ऐसा क्या दे सकता है अमेरिका को? वो किस काम का है? वो 58 साल का, 60 साल का बुजुर्ग, वो अमेरिका को क्या ऐसा दे सकता है कि अमेरिका उसको बोले कि साहब ये लीजिए हमारी शहरियत, आइए आराम से रहिए यहाँ पे? वो क्या दे सकता है? कभी सोचिएगा, आपके जर्नैल आपके मुल्क को बेच रहे हैं। देखिए, मैं तो हिंदू हूं, मैं काफिर हूं, और मैं वाजिबुल कत्ल भी हूं, मुझे सब पता है, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी शायरी, कितने भी कसीदे पढ़े मेरे नाम के, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे? लेकिन सच बात यही है कि अपने जर्नैलों से पूछिएगा कि साहब, आपके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना आप कोई साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ना आप कोई ऐसे इंजीनियर हैं, ना आप कोई बड़े डॉक्टर हैं कि अमेरिका आपको हाथों हाथ ले। फिर ऐसा क्यों होता है कि 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जनरल साहब का सब मामला क्लियर हो जाता है, जनरल साहब चले जाते हैं, और एक समय के बाद वो स्वेयर करते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूं। वहां पे कितने आपके सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका में हर जगह सेटल्ड हैं? जरा पूछिए ना जनरल साहब से, तब आपको पता लगेगा आपकी कौन कौन सी खुफिया जानकारियां ये लोग बेचते हैं दुश्मन को। कौन कौन सी खुफिया जानकारियां ये लोग दुश्मन को, CIA को खास तौर से, ये बेचते हैं आपके जनरल्स। और फिर इनके सर पे CIA हाथ फेरता और बोलता, जनरल साहब लो, सेटल हो जाओ वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में। पैसा तो होता ही है, क्योंकि आपकी जेब काट रखी है आपके जर्नलों ने। इनको पैसा किसी से चाहिए ना, अरबपति हैं ये सब, कम से कम डॉलर मल्टी मिलियनर तो है ही। आपका गरीब से गरीब जनरल आपका, वो अरबपति है, रुपए में अरबपति, और वैसे डॉलर मिलियनर, गरीब से गरीब, सबके घर बाहर है। ये बेचते हैं आपको, अपने ज़मीर को, पाकिस्तान को, और बाहर जाके चुपचाप सेटल हो जाते हैं। पहले इनके बच्चे जाते हैं, बच्चे इनका बेस बनाते हैं, फिर ये सेटल हो जाते हैं, और आपके लिए छोड़ जाते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात, जो सड़कों पे निकलता है, बोलता है काफिर काफिर शिया काफिर। ये आपके मुल्क का हाल है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है बिलाल फारूकी। 2 दिन पहले बिलाल फारूकी को गायब कर दिया ISI ने, और फिर उसको वापस उन्होंने छोड़ दिया। अब ये टाइमिंग देखिए, बिलाल फारूकी है कौन और उसको उसी वक्त गायब क्यों करा? बिलाल फारूकी एक ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने अहले सुन्नत वल जमात को एक्सपोज करने के लिए अपने कई साल निकाल दिए अपने, और उसको एजेंसीज ने, आपकी यानी कि ISI ने, उसको गायब कर दिया। कब गायब करा? जब अहले सुन्नत वल जमात कराची में इतना बड़ा प्रोसेशन निकाल रही थी और चीख चीख के छतों से ये लोग बोल रहे थे काफिर काफिर शिया काफिर। तो अब आप देखिए, आपकी जो रियासत मदीना है उसमें हो क्या रहा है। मैं आपकी कह रहा हूं क्योंकि रियासत मदीना है नहीं, लेकिन जो आपका हैंडसम है, हैंडसम कहता है ना रियासत मदीना। यानी कि जो बिलाल फारूकी एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के खिलाफ बोल रहा है, आपने उसके खिलाफ पर्चा काटा, आपने उसके खिलाफ FIR करा, आपने उसको गायब कर दिया। किस इल्जाम में? कि ये शिया सुन्नी का फर्क डाल रहा है, ये गंद डाल रहा है हमारे मुल्क में, इसको अंदर करो। FIR काट के उसको जज के सामने पेश नहीं करा, उसको लॉकअप में नहीं डाला, उसको गायब कर दिया एजेंसीज ने। खैर, वापस आ गया वो बिलाल फारूकी। दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात को क्यों खुला छोड़ दिया कराची में कि लाखों दर लाखों लोग सड़क पे आएं और काफिर काफिर शिया काफिर चिल्लाएं? आशीर्वाद है उनके सर पे। किसका? हुमायूं अजीज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, 5 कोर कराची का आशीर्वाद है अहले सुन्नत वल जमात पर। और ये आउटफिट्स हैं कौन? ये सिपाही साबा और लश्कर जहांगवी और अहले सुन्नत वल जमात, ये वही आउटफिट्स हैं जिनके डेथ स्क्वाड्स हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचियों को मारते हैं। और फिर जो अर्बन सेंटर्स हैं सिंध में, चाहे वो हैदराबाद
हो आपका जो हैदराबाद है, हैदराबाद सिंध और कराची, यहां पे शियाओं को मारते हैं, जो उनके खिलाफ बिलाल फारूकी जैसे जर्नलिस्ट। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बिलाल फारूकी के सपोर्ट में ट्वीट नहीं लिखा, जैसे वरना वो अहमद नूरानी था जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा का एक्सपोजे करा था, आपने तो उसको बोल दिया ये मेजर गौरवारिया का एजेंट है, जबकि मेरे वीडियो और उसकी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने सिर्फ पापा जॉन की बात करी और रियल एस्टेट की बिजनेस की बात करी है, लेकिन अहमद नूरानी ने तो पूरा चिट्ठा पर्चा खोल दिया। उसकी डिटेल्ड रिसर्च है, मैंने तो बात ही नहीं करी थी जो उसने करी थी, उसने तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करी, अलग बात करी, लेकिन आपने पकड़ के बोल दिया ये एजेंट है, इसका एजेंट, उसका एजेंट, मेजर गौरवारिया का एजेंट। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, ये बिलाल फारूकी किसका एजेंट है भाई? सब एजेंट हैं, सब साजिश कर रहे हैं। आपके पास है क्या जो आपके खिलाफ कोई साजिश करे? पहले ये बताइए मुझे। मैं साजिश करूंगा तो चीन के खिलाफ करूंगा, भारत अगर साजिश करेगी तो कोई बड़े मुल्क, पाकिस्तान, आपके पास है क्या? आप लोग भीख मांग के, आपका जो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, वो भीख मांग मांग के आपका मुल्क चला रहा है। आपके मुल्क के पास इतना टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं होता कि आप सरकारी मुलाजिम उनकी तनख्वाहें दे दें, आप अपने लिए 2 चीज़ें खरीद लें। सारा का सारा वर्ल्ड बैंक से आता है। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। आप हमें कहते हैं ना हमारी जीडीपी कम हुई है, हमारे पास तो जीडीपी है इसलिए कम हुई है। दुनिया की कम हुई है, हमारी भी कम हुई है, कोई बात नहीं, कल फिर चढ़ जाएगी ऊपर। आप अपने मुल्क का सोचिए। और ऊपर से आपके फौजी जर्नल ये काम करते हैं, जर्नलिस्ट को जेल में डालो। मुंह कैसे खोल दिया इसने साहब, इसने मुंह कैसे खोल दिया? ये है कौन? बिलाल फारूकी, मारो उसको जान से। ये आपके जर्नलों का किरदार है। और अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर जांगवी, सिपाही साहब, ये कौन सी आउटफिट्स हैं साहब? ये इंडिया के खिलाफ काम करती हैं? बताइए ज़रा, हमें ज़रा समझाइए। आप लोग, क्या ये कश्मीर में जिहाद करती हैं या आउटफिट्स? ये क्या करती हैं? ये बनाई किसने थी? ये क्यों बनी थी? ज़रा रिसर्च करिए आप, मुझे तो पता ही है, आप लोग ज़रा रिसर्च करिए। ये जो आउटफिट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो कराची में भी गंद डाल रही हैं, ये बनाई किसने? क्यों बनाई? इनका पर्पस क्या था? क्या वजूहात थी पाकिस्तान के अंदर कि ये सब आउटफिट्स बनानी पड़ी? और आपके जनरल खुद कहते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे कि साहब बहुत बड़ी एक फौज होगी पाकिस्तान की, या कोई पैरामिलिट्री ग्रुप होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान की दिफा करेगा। कैसे दिफा करेगा? शियाओं को मार के, अहमदियों को मार के, माइनॉरिटीज़ को मार के, इससे होगा पाकिस्तान का दिफा। अब दोस्तों, पाकिस्तान से अक्सर एक कंप्लेंट आती है कि साहब जो शिया मौलवी हैं सुनते नहीं हैं, ये सरकार की, स्टेट की सुनते नहीं हैं, अपनी चलाते हैं, ईरान से बड़े क्लोज हैं। ऐसा हुआ क्या कि शिया मौलवी आपकी बात नहीं सुनते? ऐसा हो क्या गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो एक शिया ने बनाया था ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया था, फिर क्या हो गया? आप ये कहते हैं हम पे एतमाद नहीं। ये एतमाद का फुकदान कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ क्यों? ये सोचिए ज़रा इसके बारे में। आप ये कहते हैं खुमैनी की ओर देखते हैं, ईरान की ओर देखते हैं, पाकिस्तान की ओर नहीं देखते। पाकिस्तान में ऐसा कौन है? आप शिया मौलवी को छोड़िए एक मिनट के लिए, पाकिस्तान में कौन है जो पाकिस्तान की ओर देखता है? आपके जर्नल कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं। आपकी मिडिल क्लास तुर्की की ओर देखती है, एर्दुगुल गाजी। आपका जो कौमी तराना है वो फारसी में है, वो उर्दू में है ही नहीं। आपके नोट पे तुर्की का झंडा बना हुआ है। आपका अपना है क्या? जब आप लोग खुद पाकिस्तान की ओर नहीं देखते तो इसमें बेचारे जो शिया मौलवी हैं उनकी क्या गलती है? और ये एतमाद का जो फुकदान है, ये बिलीफ सिस्टम जो हिला हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था एक झूठ की बुनियाद पर बना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग नज़रिए हैं, जिसको आप लोग 2 कौमी नज़रिया बोलते हैं, द 2 नेशन थ्योरी। और आप कहते हैं ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, मारकाट होगी, बेहतर एक अलग मुल्क बनाए। अलग मुल्क आपने बना लिया, फिर क्या हुआ? फिर आपने बंगालियों पर जुल्म सितम करा, तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। अब कुछ पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि साहब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान के लिए चीयर करते हैं। यही औकात है आपके मुल्क की। आधा मुल्क आपने खो दिया, तब आपको शर्म नहीं आई, आपको खराब नहीं लगा? उसमें भी आप साजिशें ढूंढ रहे हैं। होमोदूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना तो दूर,
उसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं है। खैर, पढ़ने लिखने का रिवाज आपके मुल्क में है नहीं, तो आई डोंट ब्लेम यू, आपका रिवाज है ही नहीं आपके मुल्क में ऐसा। लेकिन आप खुद सोचिए, बंगालियों को आपने अलग कर दिया, अब शियाओं को अलग कर, फिर आप कहते हैं साहब ईरान की तरफ क्यों? कहाँ देखें? उनके घरों में घुस के उनको मारा है, भेड़ बकरियों की तरह शियाओं को आपने काटा है, फिर आप कहते हैं साहब एतमाद का फुकदान है। वो तो है ही, और सच बात है। जब इंसान की जान जाती है तो कहीं ना कहीं तो देखता है। अब उनको लग रहा है ईरान से सपोर्ट आ रहा है तो ईरान से सपोर्ट लेंगे, वही ईरान ना जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी आप देखिएगा, जो आपके सुन्नी हैं वो तुर्की की ओर देखेंगे, और आपका जो मुल्क, ये ईरान और तुर्की के, ये आपस में आप कितना भी गाना गाएं उम्मा का, कितना भी गाना गाएं कि हम सब एक हैं एक हैं, कहां एक हैं? यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को, कर लिया, बहरीन करने वाला है। बहरीन में ये बात साफ हो गई है। सऊदी अरब इज नेक्स्ट। तो ये जो आप इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आप बात करते हैं, वो कोऑपरेशन तो अब नहीं रहा, वो बीच में बिल्कुल एक दरार आ चुकी है। और जो आपकी तरफ जो मुस्लिम मुल्क हैं, पाकिस्तान की ओर, ईरान, जिसके पास तेल तो है लेकिन सैंक्शंस दुनिया भर के पड़े हैं और वो एक टेररिस्ट सपोर्टर है। दूसरा तुर्की, तीसरा मलेशिया। मलेशिया के पास सिर्फ पाम ऑयल है और तो कुछ है नहीं मलेशिया के पास, तो मलेशिया को इतना सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन टूरिज्म एंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब बचे तुर्की और आपका ईरान। तुर्की सुन्नी, ईरान शिया। और जो इनका कबड्डी खेलने का मैदान, आपके यहां भी कबड्डी खेलते होंगे, हमारे यहां गेम है कबड्डी, आपके यहां भी खेलते होंगे पाकिस्तान में। इनका जो कबड्डी का मैदान है वो पाकिस्तान है। आज जो ये भाई भाई होके मिल रखे हैं ना आपस में कि हम सऊदी अरेबिया को सबक सिखाएंगे, सबक सिखाने के लिए पैसे चाहिए। ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके जो आका हैं उनके पास पैसे हैं। अब क्या होगा कि ये कबड्डी और फुटबॉल और सारे स्पोर्ट्स का मैदान पाकिस्तान बनेगा। शियाओं को खींचेगा ईरान और सुन्नियों को खींचेगा तुर्की। और ये गेम आपके मुल्क में शुरू हो चुका है। बाय द वे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही अचानक नहीं हुआ एक दिन कि किसी का मूड करा कि चलो लाखों लोगों को सड़कों पर उतारो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। खाना पीना, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, जिसको कमांड एंड कंट्रोल बोलते हैं फौज में, ऐसे ही लाखों लोग सड़क पे नहीं उतर आते। तो इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये कबड्डी का मैदान बनेगा पाकिस्तान, जो कि बन रहा है, आप भी देखिएगा। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आपने हूथी रेबल्स के बारे में सुना होगा। ये हूथी रेबल्स हैं कौन? ये बेसिकली शिया हैं। आप जाके ज़रा इंटरनेट पे ज़रा रिसर्च करिए, पढ़िए। माफ़ करिएगा, पढ़ने लिखने का वैसे ही रिवाज नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि पढ़ें। हूथी रेबल्स को कौन मार रहा है? आपके रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम जनरल रहील शरीफ साहब। अब ये गए रहील शरीफ साहब सऊदी अरेबिया और एक कोएलिशन बनाया। पाकिस्तानी जर्नैल एक अरबों की फौज का, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक पाकिस्तानी जर्नैल गया सऊदी अरेबिया, एक अरब कोएलिशन ने आर्मी बनाई, कोएलिशन आर्मी। उसका आर्मी चीफ बना आपका जनरल रहील शरीफ। बोला साहब एंटी ईरान, ये एंटी ईरान नहीं है, ये एंटी शिया कोएलिशन है। तनख्वाह कितनी मिलती होगी रहील शरीफ साहब को? एक महीने की 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? तनख्वाह पे गए ना वो। मैं कहता हूं करोड़ों रुपए मिलती है, चलिए मान लिया करोड़ों रुपए मिलती है साहब। बड़ी इज्जत मिलती है, गाड़ियां मिलती हैं, बंगला मिला है, नौकर चाकर मिले, सब कुछ मिला है उनको, सारे ऐशो आराम। लेकिन ये जो कीमत है ना, ये शिया अपने खून से चुका रहा है, और ये सच है। ये कीमत रहील शरीफ के बंगले की, उसकी एसयूवी की, उसके प्रोटोकॉल के काफिले की, उसके करोड़ों रुपए की तनख्वाह की, ये शिया खून इसकी कीमत चुका रहा है। और उसका प्लेग्राउंड है पाकिस्तान। आप लोगों ने अपने आर्मी चीफ को भेज दिया किराए पे। ऐसा कौन मुल्क करता है भाई? मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद बोलता है कि जाओ तुम सऊदी अरब जाओ और शियाओं को मारो और तुम पैसे कमाओ। ये तो मर्सनरीज जो भाड़े के फौजी होते हैं, जिनका किसी मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं होती, वफादारी नहीं है किसी मुल्क के साथ, पैसे के लिए जो, ये तो वो हरकतें करते हैं।
जैसे आप लोगों ने पहले जनरल जियाउल हक थे, वो भी भाड़े के थे, वो गए थे ना जनरल जियाउल हक वहाँ पे जॉर्डन वार्डन में, ब्लैक सितंबर 1979 का जो मसला है, जब आपने हज़ारों फिलिस्तीनी मार दिए थे, और फिर आप ये कहते हैं कि साहब हमारा बड़ा दिल दुखता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करा। तुम लोगों ने क्या करा था? आरती उतारी थी उनकी? कितने हज़ार फिलिस्तीनी मारे? ज़रा पूछो अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से पूछो कितने फिलिस्तीनी काट दिए। जो मक्का का जो मस्जिद है, आपका सबसे बड़ा मस्जिद, जो सबसे आपका काबिल एहतराम मस्जिद है, मस्जिद सारे ही काबिल एहतराम है, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी, लेकिन मक्का से बड़ा तो और कोई नहीं है ना आपके लिए। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, बड़ा मतलब इज्जत के हिसाब से। मक्का मस्जिद के अंदर अटैक किसने करवाया था? जब वहां पे दहशतगर्द अंदर घुस गए थे। आप लोग बात करते हैं खालिस्तान की, आप लोग बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, कि साहब इंडियन आर्मी ने अमृतसर में हरमंदर साहब में एक्शन करा था। ये बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और ये जाहिल खालिस्तानी हैं जो, ये भी हाँ खूब सर घुमाते हैं अपना, क्योंकि वो आपके साथ मिल गए तो उनका भी पढ़ने लिखने का जो रिवाज था वो खत्म हो गया। ज़रा पूछिए अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, कि आपने मक्का मस्जिद के अंदर अटैक करवाया था कि नहीं? आपने ईसाइयों को घुसाया था वहां पे? आप तो कहते हैं साहब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। आपकी फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस घुसी थी मक्का मस्जिद में, साथ में उनके थे अरेबियन सोल्जर्स सऊदी अरब के, और उसमें थे पाकिस्तानी। आप लोग अपने मस्जिदों में घुसे, आपने 3 दीवारें गिराई उस मस्जिद की, आपने मस्जिद के ऊपर गोलियां फायर करी हैं, ये आपका सच है। और मैं जो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खिलाफ करा, आधा मस्जिद उड़ा दिया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो आपके मुल्क में वैसे ये सब ड्रामे चलते रहते हैं। आपने मक्का को नहीं छोड़ा। इतने बड़े आप, जिसने पैसा दिया पाकिस्तानी वहां भागा, जिसने पैसा दिया। सब ये सब मैं जो बातें बोल रहा हूं, फिलिस्तीनियों को मारा पाकिस्तानी फौज ने। जनरल जियाउल हक का नाम खास तौर से लेकर बोल रहा हूं। उनकी लीडरशिप में ही वॉज अ ब्रिगेडियर, देन ही बिकेम अ मेजर जनरल। बाद में आपके प्रेसिडेंट, आपके आर्मी चीफ बने जनरल जियाउल हक। जी हाँ, वही जनरल जियाउल हक, आपके मिलिट्री डिक्टेटर। उन्होंने कितने हजार फिलिस्तीनियों को काटा है पैसा लेके जॉर्डन से। जरा देखिए, रिसर्च करिए जरा इसके ऊपर। मक्का मस्जिद के ऊपर आपने अटैक करा, और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा अमन का गहवारा, और आप मुझे स्टोरी ये समझाते हैं कि मेजर साहब शायद आपको इल्म नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना आज जिंदा होता आप उसको मार देते। ये आपकी कौम की नीयत है, ये पाकिस्तानी कौम की नीयत है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। आप गूगल खोलिए, अगर आपके मुल्क में अभी तक बैन ना हुआ हो, क्योंकि हर चीज़ बैन हो जाती है आपके यहाँ, और उसमें देखिए अफगानिस्तान शिया ब्लास्ट, ये 3 लफ्ज़ आप टाइप करिए गूगल में, अफगानिस्तान शिया ब्लास्ट, और आप सर्च का बटन दबाइए। एक बहुत लंबी फहरिस्त निकलती है कौन सा ऐसा मुहर्रम गया है जब आपकी तंजीमों ने, ये क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा, ये क्वेटा पेशावर हैं कहाँ पे भाई? हकानी नेटवर्क क्या है? ये तालिबान है क्या? इन लोगों ने अफगानिस्तान में शियाओं के मसाजिदों में ब्लास्ट करे हैं। हज़ारों लोग इन्होंने शिया मार दिए अफगानिस्तान में, और आप लोग बड़े बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं साहब ISI इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 एजेंसी। अरे साहब, ISI जो है वो भारत को अफगानिस्तान से निकाल देगी, यही कहते हैं ना आप लोग। आप कहते हैं ISI के सामने भारत कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये नहीं कर सकते हम लोग, हम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये नहीं कर सकते कि मस्जिदों में ब्लास्ट करें और बोलें कि काफिर काफिर शिया काफिर। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ज़रा पूछिए अपनी एजेंसी से, व्हाट इज़ क्वेटा शूरा, व्हाट इज़ पेशावर शूरा, इनका काम क्या है? ये क्यों ब्लास्ट करते हैं अफगानिस्तान के मस्जिदों के अंदर, ख़ास तौर से शियाओं की मस्जिदों के अंदर? क्या रोल है इनका? पूछिए। आखिरी में सिर्फ एक पैगाम आपको दूंगा, वही पैगाम दूंगा जो आपके प्रधानमंत्री, आपके वज़ीर आज़म इमरान खान आपको अक्सर देते हैं, हर हफ्ते देते हैं। दोस्तों, मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, शब खैर, गुड नाइट।